Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. वैवाहिक जीवन, लंबी यात्रा के बाद के अनुसंधान तथा लेखन ने चार्ल्स के जीवन में नए बदलाव का प्रादुर्भाव कर दिया था। वैसे भी वह युग इंग्लैंड व लंदन के लिए बदलाव का ही युग था। उस समय आर्थिक परिदृश्य में भी बदलाव आ रहा था और सामाजिक रीति रिवाजों में भी। इंग्लैंड में एक नए किस्म का बौद्धिक माहौल चल पड़ा था। नई रानी विक्टोरिया महान ब्रिटिश साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन होने वाली थी। उस समय ब्रिटिश उद्योग तंत्र तेजी से फैलता जा रहा था। जगह जगह पर लंबी पर गंदी इमारतों में नई नई फैक्ट्रियां खुल रही थी। उनके काम करने वाले मजदूर गंदी बैरकों में रहते थे, पर इनमें देश की समृद्धि तेजी से बढ़ रही थी और इस कारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जो अतीत में कृषि पर आधारित थी, में तेजी से बदलाव आ रहा था। उपरोक्त कारणों से लोग अंग्रेजी कानूनों में भी बदलाव चाह रहे थे और प्रतिक्रियावादी फैसलों से संबंधित कानूनों में बदलाव चाह रहे थे, जिनके जरिए किसानों को सुरक्षा मिलती थी। शोर मचाने वाली रेल व उसके लिए रेल लाइनें बिछाने का काम गांव-गांव में चल रहा था। पुरानी घोड़ा गाड़ियां नुमाइश की चीज़ बन रही थी और ब्रिटेन एक औद्योगिक महाशक्ति का रूप ले रहा था। पर चार्ल्स डार्विन के निजी जीवन में कोई आर्थिक परिवर्तन नहीं आया था। उसका ग्रंथ चर्चा का विषय अवश्य बन चुका था, पर कमाई एक पैसे की न थी। प्रारंभ में चार्ल्स ने अपनी पुस्तक की प्रतियां विभिन्न विद्वानों और चिंतकों को भेंट की और इनकी लागत के रूप में उसे प्रकाशक को 21.10 पाउंड चुकाने पड़े। बिक्री की प्रारंभिक रफ्तार अत्यंत धीमी थी, पर धीरे धीरे वह तेज होती जा रही थी। चार्ल्स की ननिहाल में भी हलचल मची हुई थी। जिस इलाके में मायर भवन था, उस इलाके में रेलवे लाइन बिछ रही थी और उस समय यह कार्य अभूतपूर्व था तथा उसकी रोजाना चर्चा घर में होती थी। अभी तक वेजवुड परिवार घोड़ा बग्गी में ही सैर किया करता था, पर मई 1836 में एम्मा वेजवुड, कैथरीन डार्विन परिवार तथा परिवार के अन्य लोग जब पेरिस स्थित अपने रिश्तेदारों से मिलने गए तो उन्होंने बर्मिंघम से रग्बी तक की यात्रा रेलगाड़ी से की। इस यात्रा में उन्हें अभूतपूर्व आनंद आया। उस समय 30 मील की यात्रा उन्होंने 2.5 घंटे में तय की थी। घोड़ा गाड़ी की अपेक्षा न सिर्फ समय कम लगा, वरन थकान भी कम हुई। एम्मा तो इस कदर आनंदित हुई कि उसने अपने रिश्तेदारों से निवेदन किया कि अगली बार जब वे मिलने आएं तो रेल द्वारा ही आएं। ब्रिटेन सहित तमाम यूरोपीय देशों की राजनीति व रोज़मर्रा के जीवन में चर्च की दखल अंदाजी पहले बहुत ज़्यादा थी, पर 18वीं सदी में इसमें काफ़ी कमी आई। इससे जीवन के आधारभूत तथ्य तथा मूल्य तेजी से परिवर्तित होने लगे थे। कट्टरपंथियों की पकड़ ढीली पड़ रही थी। उस समय तक कुलीन तंत्र मजबूत रहा था और अमीरों को दबदबा समाज की हर गतिविधि में चल रहा था, पर वह भी अब हल्का पड़ रहा था। सन 1832 में बहुचर्चित सुधार कानून लागू हुआ था और उससे समाज की आर्थिक
गैर बराबरी को कम करने में सहायता मिल रही थी। सुधार के उस माहौल में लेखकों को भी लेखन हेतु उत्कृष्ट सामग्री प्रचुर मात्रा में मिल रही थी। पहले कार्लाइल, रस्किन और फिर चार्ल्स डिकेंस के रूप में व्यंग्य शैली में लिखने वालों को सराहना मिलती गई और वे विभिन्न विषयों पर अपने अपने तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। उनकी लेखन शैली में खोज व संदेहों का भी समावेश होता था और वे विषय का पर्दाफाश करने का यत्न किया करते थे। नए युग में लेखक अब सिर्फ चंद कुलीनों के लिए नहीं लिखते थे, वे चाहते थे कि सामान्य जन उनका पाठक बने। ऐसे माहौल में चार्ल्स डार्विन को आगे बढ़ने का माहौल मिला। उसने नई दुनिया देखी थी। उसके पास भी असंख्य नए प्रश्न थे। उसके पास उस समय चल रही बौद्धिक क्रांति का उपयोगी व महत्वपूर्ण हिस्सा बनने का पूरा सामान था। वह भी इस क्रांति के सूत्रधारों से मिलने के लिए बेताब था। लंदन आने के पश्चात चार्ल्स के बड़े भाई एरास्मस ने चार्ल्स को तत्कालीन प्रख्यात लेखक कार्लाइल से मिलवाया। दोनों भाई लेखक महोदय के घर पर चाय पर आमंत्रित किए गए थे। एरास्मस काफ़ी समय से लंदन में था और सम्भ्रात वर्ग में उसकी अच्छी पहुंच थी। एरास्मस ने भी अपने पिता की इच्छा का पालन नहीं किया था और डॉक्टर नहीं बना था, पर उसने लंदन में एक बेहतरीन पुस्तकालय बनाया था और वह कला प्रेमियों को तरह तरह से संरक्षण भी देता था। वह उदार भी था और अपने घनिष्ठ मित्रों की समय समय पर आर्थिक सहायता भी करता था। लेखक कार्लाइल अक्सर आर्थिक संकट में पड़ जाता था। एरास्मस ने हर बार उसकी मदद की। एरास्मस की घोड़ा बग्गी तो कार्लाइल जैसे मित्रों की सेवा में ही लगी रहती थी। पहली बार जब कार्लाइल से मिला तो स्कॉटलैंड वासी श्रीमती कार्लाइल के स्कॉट लहजे से वह परेशान हुआ और उसे कई बातें समझ में ही नहीं आई, पर वह कार्लाइल की बातों पर ध्यान देता रहा और उसकी दिलचस्पी उनमें जगने लगी। बाद में एरास्मस के घर पर कार्लाइल दंपति आते रहे और दोनों में वार्ताओं चर्चाओं का लंबा दौर चला। इसी बीच एरास्मस ने एक रात्रि भोज आयोजित किया जिसमें कार्लाइल, लाइल, चार्ल्स बेवेज, कंप्यूटर के आविष्कारक आदि सभी एक साथ बैठे। इस भोज में कार्लाइल ने शांति या साइलेंस पर व्याख्यान दिया जिसे सभी ने शांतिपूर्वक सुना। उस भोज में भाग लेने वाले सभी बातूनी थे, पर सभी ने शांति पर हुए व्याख्यान पर कार्लाइल को बधाई व धन्यवाद दिया। अब चार्ल्स डार्विन को प्रबुद्ध लोगों के साथ उठने, बैठने, चाय पीने, भोजन करने का अवसर मिलने लगा। इतिहासविदों की एक बैठक में वह लॉर्ड स्टैनहोप के घर पर मैकाले से मिला, पर मैकाले बहुत कम ही बातचीत करते थे। स्टैनहोप के यहाँ हुई उस बैठक में स्टैनहोप द्वारा सुनाई गई कहानी के अलावा किसी तथ्य या तारीख के ऊपर तगड़ी बहस भी आकर्षण का केंद्र बनी। उस बैठक में चार्ल्स ने देखा था कि जो तथ्य या तिथि मैकाले ने बतलाई उसे सच मान लिया गया और किसी ने भी उसकी जांच करने के लिए पुस्तकालय जाने का कष्ट नहीं किया। चार्ल्स उपरोक्त घटनाओं को अपने नज़रिए से देख रहा था और काफ़ी कुछ ग्रहण भी कर रहा था। उन बैठकों में किसी भी विषय, पुस्तक आदि पर चर्चा छिड़ जाती थी और वह लंबी चलती थी। धीरे धीरे उसका मन इन चर्चाओं से ऊबने लगा। इसी बीच चार्ल्स को लगा कि वह अपने काम और मूल उद्देश्य से भटक रहा है।
और उसने लंदन शहर छोड़ने का भी एक बार मन बना लिया। डार्विन परिवार और वेजवुड परिवार में पहले मित्रता थी जो बाद में रिश्तेदारी में बदल गई। कालांतर में दोनों परिवार में चर्चा चली कि क्यों न इस संबंध का नवीनीकरण करा जाए। इसके साथ ही चार्ल्स व एम्मा के विवाह की चर्चा चल पड़ी। चार्ल्स ने इस विषय को भी एक वैज्ञानिक समस्या के रूप में लिया तथा प्रस्तावित विवाह से होने वाले लाभ हानि का बाकायदा विश्लेषण इस प्रकार किया। लाभ, बच्चों का जन्म होगा। हानि, समय की बर्बादी होगी। जीवोत्पत्ति के सिद्धांत को विकसित करने के लिए कम समय मिलेगा। लाभ, जीवन भर के लिए, विशेष रूप से बुढ़ापे के लिए एक साथी मिलेगा। हानि, वह बीगल जैसी यात्राओं पर कम या नहीं जा पाएगा। लाभ, संगीत व महिला के साथ बातचीत का सुख मिलेगा। हानि, उसे रिश्तेदारों से मिलने व उनकी आवभगत करने में अधिक समय देना होगा। अंततः उसे लगा कि जीवन में सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं है और कोमल नाजुक सी पत्नी के साथ सोफे पर बैठना, आग तपाना, संगीत आदि का आनंद लेना भी जरूरी है। अंततः उसने शादी करने का निर्णय ले ही डाला। भावी पत्नी एम्मा का जन्म 8 मई 1808 को हुआ था और इस प्रकार वह चार्ल्स से 9 महीने बड़ी थी। विशेष बात यह भी थी कि एम्मा और उससे 2 वर्ष बड़ी बहन फैनी वेजवुड परिवार की सबसे छोटी और लाडली बच्चियां मानी जाती थी। बचपन से ही दोनों को खिलौनों जैसा व्यवहार मिला था। एम्मा की तो पढ़ाई भी घर पर ही रहकर हुई थी और उसे वेजवुड परिवार के संस्कार दिए गए थे। वेजवुड परिवार के बच्चों को डांटा या रोका टोका नहीं जाता था, पर साथ ही इन बच्चों को अपने माता पिता या आयाओं के साथ बदसलूकी भी नहीं करने दी जाती थी। एम्मा ने फ्रांस व जर्मनी की यात्रा के दौरान फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी कुछ कुछ सीख ली। उसे पियानो बजाने का भी काफ़ी अभ्यास हो चला था, पर उसके गुणों में सबसे प्रमुख था दूसरों की देखरेख करना, उनका ख्याल रखना। शादी की चर्चा चलने के बाद जब चार्ल्स ने अपने अनोखे तरीके से शादी का निर्णय ले लिया तो उसने तय किया कि वह सबसे पहले एम्मा की सहमति लेगा। वास्तव में बीगल की यात्रा के बाद वह इस कदर व्यस्त रहा कि जब भी वेजवुड परिवार से मिला तो एम्मा सहित अपने हम उम्रों के साथ उसकी औपचारिक बातें ही ज़्यादा हुई और व्यक्तिगत बातें करने का समय ही नहीं मिला था। इस समय तक एम्मा लगभग 30 वर्ष की लंबी, छरहरी, खासी आकर्षक युवती हो चुकी थी। उसके भूरे चमकदार बाल, चेहरे पर अटखेलियाँ करती 2 रेशमी जुल्फ़ें उसके सौंदर्य को बेतहाशा बढ़ा देती थी। उसके नाक नक्श तीखे थे। मस्त बिंदास एम्मा अपने कपड़ों आदि की अधिक परवाह नहीं करती थी। अलबत्ता उसके परिवारजन अवश्य उसके लिए आधुनिकतम फैशन के कपड़े, जेवर आदि उपलब्ध कराते थे। सगाई के दिन भी घर वालों को चिंता थी कि पता नहीं अब एम्मा के कपड़ों आदि के बारे में कौन चिंता करेगा। एम्मा की औपचारिक सहमति के बाद जब सगाई हुई तो दोनों ही परिवार अत्यंत प्रसन्न थे। वेजवुड परिवार को इस बात की तसल्ली थी कि उनकी बेटी एक जाने पहचाने परिवार में ही जा रही है। वेजवुड परिवार ने अपने अन्य बच्चों की शादियों के अवसर पर भी निश्चित रकमें उपहार के रूप में दी थी और भविष्य में निश्चित आमदनी सुनिश्चित की थी।
उसी परंपरा के अनुसार उन्होंने एम्मा को भी 5,000 पाउंड का एक बॉन्ड तथा 400 बॉन्ड सालाना आय का साधन नियुक्त किया। नवबंधन में बंधे युगल को वचन दिया गया कि जब तक जोशियाह जिंदा रहेंगे तब तक यह रकम उन्हें मिलती रहेगी। युवा चार्ल्स को विवाह की प्रसन्नता तो थी, पर साथ ही यह चिंता भी थी कि आने वाले समय में एम्मा को अपनी शामें तन्हाई में गुजारनी होंगी। वह खुद अपने जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पत्थरों के नमूनों से जूझता रहेगा और घर में समय कम ही दे पाएगा। उसे इस बात का भी एहसास था कि वेजवुड परिवार में तो अक्सर शाम को दावतें होती रहती थी। वह तो इन सब के बारे में अभी सोच भी नहीं सकता है, पर एम्मा को किसी किस्म की कोई बेचैनी नहीं थी। वह अपने भावी पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी और इस बात पर प्रसन्न थी कि जिसके साथ वह रहने वाली है उसे वह पहले से ही जानती है। अंततः 29 जनवरी 1839 को उनके विवाह की तिथि निश्चित हो गई। विवाह से पूर्व ही चार्ल्स डार्विन को भूगर्भ विज्ञान सोसाइटी के सचिव का दायित्व संभालना पड़ा था। हालांकि उसकी इसके लिए कोई विशेष इच्छा नहीं थी। उसे अपनी बीगल यात्रा की रिपोर्ट भी पूरी करनी थी। अंततः यह तय हुआ कि चार्ल्स और एम्मा शादी के बाद लंदन में ही रहेंगे। अब चार्ल्स अपने भाई एरास्मस के साथ लंदन की सड़कों पर बग्गी दौड़ाते हुए सही मकान की तलाश करने लगे। उस समय लंदन के मकान मालिकों के दिमाग खराब थे और वे अनाप शनाप पैसा मांग रहे थे। अंततः विवाह से पूर्व उन्हें अपने आशियाने के लिए जगह मिल ही गई। 12 अपर गोवर स्ट्रीट पर स्थित मकान में अच्छा ड्राइंग रूम भी था और पीछे छोटा सा बगीचा भी। लंदन शहर में उस समय बगीचे वाला मकान कम ही मिल पाता था। विवाह से पहले ही घर में ठीक ठाक पर्दे आदि लगाए गए। घर के काम काज के लिए रसोइया, बटलर, आयाओं आदि की व्यवस्था की गई। जल्दी ही बहुत सारा सामान भी घर में आ गया, जिसमें ज़्यादातर उसकी यात्रा के दौरान एकत्रित नमूने थे। अपना घर होने के बाद चार्ल्स को खासी तसल्ली हुई और उसे प्रसन्नतापूर्वक एम्मा को पत्र लिखा कि ज़्यादातर सामान अब आ चुका है। इसी बीच विवाह की तिथि भी आ गई। शादी के लिए कपड़ों का चयन भी वैज्ञानिक चार्ल्स के लिए एक विकट समस्या थी। पारिवारिक दर्जी चाह रहा था कि वह नीला कोट और सफ़ेद पैंट तैयार करे, पर चार्ल्स चाह रहा था कि वह ऐसे कपड़े पहने ताकि वह शालीन तरीके से चल फिर सके। इसके लिए उसने कोट की डिज़ाइन में परिवर्तन भी कराया, पर उसके मन में इस बात का डर भी था कि शायद उसके कपड़े उस समय के सम्रांत परिवारों की परंपरा के नहीं हैं और आम लोगों को हास्यास्पद लगेंगे। कभी कभी उसे यह डर भी लगता था कि कहीं एम्मा उसके भद्दे कपड़ों को देखकर शादी से इनकार न कर दे, पर एम्मा को उसके कपड़ों की विशेष चिंता नहीं थी। कुछ भी हो, चार्ल्स खासा न्यारा लग रहा था। 30 वर्ष की आयु में भी वह छरहरे बदन का था, पर उसके कंधे सीधे थे। उसके हल्के भूरे बाल हमेशा कंघी द्वारा कढ़े रहते थे। उसका माथा चौड़ा था और चार्ल्स उस समय की फैशन के अनुसार जब बाल काटता था तो आकर्षक लगता था। उसकी आंखें काफ़ी हरी थीं, जबकि भौहें अत्यंत घनी। 29 जनवरी 1839 को हुए सादे विवाह के पश्चात चार्ल्स और एम्मा अपने मकान में रहने चले गए। उन्हें अपना घर इतना प्यारा और सुविधाजनक लगा कि उनका कहीं आने जाने का मन ही नहीं होता था।
हालांकि इस बीच लाइल अन्य रिश्तेदारों के यहाँ से रात्रि भोज के अनेक निमंत्रण आते रहे, पर चार्ल्स के लिए इन निमंत्रण को स्वीकार करना सुखकर नहीं रहा। चार्ल्स और एम्मा इन दावतों में जाते थे, पर ये दावतें चार्ल्स पर भारी पड़ने लगी। अगले दिन जब वह सोकर उठता था तो उसे भयंकर सिर दर्द का सामना करना पड़ता था और उसकी नाक बहने लगती थी। शादी का साल अभी बीता ही नहीं कि गृहस्थी में उथल पुथल मच गई। एम्मा गर्भवती हो गई और बीमार भी रहने लगी। दूसरी ओर चार्ल्स भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बड़ी मुश्किल से दोनों परिवार की गाड़ी घसीटने लगे। 27 दिसंबर 1839 को एम्मा ने अपनी पहली संतान विलियम एरास्मस को जन्म दिया। इत्तेफाक से यह वही दिन था जब 8 वर्ष पूर्व बीगल जहाज रवाना हुआ था। नवजात शिशु अत्यंत सुंदर व प्यारा था। चार्ल्स व एम्मा उसे प्यार से मिस्टर होडी डोडी के नाम से पुकारते थे। चार्ल्स को वह बच्चा इतना नाजुक लगता था कि वह उसे ठीक से खिलाने से भी डरता था। पर चार्ल्स की दैनिक जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। डॉक्टर परिवार में जन्मे चार्ल्स की बीमारी का कारण कोई डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा था। शारीरिक लक्षणों के अभाव में चिकित्सकों को लग रहा था कि उसे कोई मनोवैज्ञानिक रोग है। शायद उसके मस्तिष्क में उसका भावी जीवोत्पत्ति सिद्धांत उमड़ रहा हो और वह इस कदर व्यस्त हो कि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पा रहा हो। कुल मिलाकर विवाह के पहले वर्ष में चार्ल्स का जीवन वैसे ही गुत्थी बनकर रह गया जिस प्रकार की गुत्थी वह सुलझाना चाह रहा था।